स्रोतों के प्रकार तथा इतिहास का निर्माण। भौतिक अवशेष। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं। उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ, परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेकाएक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। टीला धरती की सतह के ऊपर उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। ये कई प्रकार का हो सकता है: एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक, बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीले केवल चित्रित दूषण मृदभाण अर्थात प्रिंटेड ग्रेवेयर PGW संस्कृति के द्योतक हैं, कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के। मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है और अन्य संस्कृतियां जो पूर्व काल की भी हो सकती हैं, उत्तर काल की भी हो सकती हैं, विशेष महत्व की नहीं होती। बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती हैं। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीलों का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। टीले की खुदाई दो तरह से की जा सकती है: अनुलंब या क्षैतिज। अनुलंब उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना जिससे विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक तांता उद्घटित हो। यह सामान्यतः स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है सारे टीले को या उसके वृहत भाग की खुदाई। इस तरह की खुदाई से हम उस स्थल के काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण ज्ञान या आभास पाते हैं। अधिकांश स्थलों की अनुलंब खुदाई होने के कारण हम उनके भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालानुक्रमिक सिलसिला मिल जाता है। क्षैतिज खुदाइयाँ खर्चीली होने के कारण बहुत कम की गई हैं। फलस्वरूप उत्खननों से प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक अवस्थाओं के भौतिक जीवन का पूर्ण और समग्र चित्र नहीं मिल पाया है। जिन टीलों का उत्खनन हुआ है उनमें भी पुरावशेष विभिन्न अनुपातों में ही सुरक्षित है। सूखी जलवायु के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमोत्तर भारत के पुरावशेष अधिक सुरक्षित बने रहे, परंतु मध्य गंगा के मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों की नम और आर्द्र जलवायु में लोहे के औजार भी संक्षारित हो जाते हैं और कच्ची मिट्टी से बने भवनों के अवशेषों को खोजना कठिन होता है। नम और जलोढ़ क्षेत्रों में तो पक्की ईंटों और पत्थर के भवनों के काल में आकर ही हमें उत्कृष्ट और प्रचुर मात्रा में अवशेष मिल पाते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। इस उत्खननों से हमें गंगा घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिली है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार के मृदभाण उपयोग में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार के औजारों या हथियारों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के साथ शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते हैं। हालांकि सभी महापाषाण इसी श्रेणी में नहीं आते। उनकी खुदाई करने से हमें जानकारी मिलती है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों के क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व आर्कियोलॉजी कहते हैं। उत्खनन और अवशेष अन्वेषण के फलस्वरूप भौतिक अवशेषों का विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है। रेडियो कार्बन निर्धारण विधि से पता चलता है कि वे किस काल का है। रेडियो कार्बन या कार्बन C14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो आइसोटॉप्स है जो सभी प्राणियों में वस्तुओं में विद्यमान होता है। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों की तरह इसका भी एक निश्चित समय में क्षय होता है। यदि कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन C14 की क्षय की क्रिया के साथ ही भोजन की खुराक से उस वस्तु में C14 का स्तर समान बना रहता है, किंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तो उसमें C14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन यह हवा से भोजन से C14 लेना बंद करती है। इस प्रकार प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में गई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। इसलिए संभव है
कि C14 का क्षय एक निश्चित गति से होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह ज्ञात है कि C14 का आधा जीवन 5568 वर्ष का होता है। अर्थात रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन वह काल या समय होता है जिसमें उस वस्तु की आधी रेडियोधर्मिता लुप्त हो जाती है। अगर कोई वस्तु 5568 वर्ष पहले निष्प्राण हो गई थी तो उसकी C14 धारिता उसकी तुलना में आधी रह जाती है, और यदि वो 11,136 वर्ष पहले निष्प्राण हुई थी तो C14 की धारिता उस समय की तुलना में 1/4 रह जाएगी जबकि वे जीवित थी। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर, पराग के विश्लेषण कर जलवायु और वनस्पति का इतिहास भी जाना जाता है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7 से 6,000 वर्ष पूर्व हुआ था। धातु की शिल्प वस्तुओं की प्रकृति और घटकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। उसके परिणाम से पता चलता है कि वे जगह कहाँ हैं जहाँ से वह धातुएँ प्राप्त की गई हैं। इससे धातुओं विज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं का पता चलता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है। उनके पालतू होने और तरह तरह के काम में लेने का पता चलता है। सिक्के, अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर ही मिले हैं, पर इनमें से अधिकांश जमीन को खोदकर निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज़ की मुद्रा प्रचलन नहीं थी, तब धातु धन या धातु मुद्रा का चलता था। पुराने सिक्के तांबे, सोने, चांदी के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों में सांचे बड़ी संख्या में मिलते हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल अर्थात ईसा की आरंभिक सदियों के हैं। गुप्तोत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से अपनी पूंजी सुरक्षित रखते थे ताकि उस मुसीबत के दिनों में बहुमूल्य निधि का उपयोग कर सकें। ऐसी अनेक निधियाँ जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं बल्कि रोमन साम्राज्य जैसी विदेशी टकसालों के ढाले गए सिक्के भी हैं, देश के अनेक भागों में मिलते हैं। ये निधियाँ अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, मद्रास की संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। चूँकि ब्रिटेन ने भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया, इसलिए ब्रिटेन के अधिकारी भी निजी और सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के ले गए। प्रमुख राजवंशों की सिक्के सूचियाँ तैयार कर ली गई हैं। कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में ऐसे सिक्कों की सूचियाँ उपलब्ध हैं। बहुत सारे सिक्कों की सूचियाँ बनाना और प्रकाशित होना अभी बाकी है। हमारे आरंभिक सिक्कों पर कुछ प्रतीक मिलते हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम और तिथियाँ भी उल्लेखित मिलती हैं। इन सिक्कों की उपलब्धि स्थानों से ज्ञात होता है कि इस इलाके में इन सिक्कों का प्रचलन था। इस प्रकार के सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है, विशेषतः हिंद यवन शासकों के इतिहास का, जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुँचे और जिन्होंने ईसा पूर्व 2री और 1ली सदी में भारत पर शासन किया।